जय हिंद। हम अब जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से जो है हम क्वेश्चन और आंसर को समझा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम 2021 में परीक्षा हुई है 2/12/2021 में, इसको हम सॉल्व करेंगे। खास करके हम जीके जीएस के प्रश्न पे ध्यान देंगे और हिंदी पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हम यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देंगे, उसको हम स्किप करते जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक एक करके हम प्रश्नों को। प्रश्न है, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ के रहने वाली थीं? चार ऑप्शन है। देखिए, बरुआ है नाम से तो आप पकड़ सकते हैं कि ये असम के रहने वाली थी। इसका जो आंसर जो है ये आपको ए है। कनकलता बरुआ के बारे में, ये असम की रहने वाली थी और इनकी जो एज है वो 18 साल की थी और इनको वहाँ के लोग वीरबाला के नाम से जानते थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये आपको याद रखना है। ओके। अगला प्रश्न है कि राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? राजा आम्बी जो है ये एक्चुअली सिकंदर और पोरस के समकालीन थे। ये तीनों एक ही टाइम के थे। पोरस जो है इनका प्रतिद्वंदी था। ये तक्षशिला के राजा थे। राजा आम्बी कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के राजा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? बच्चों में सूखा रोग होता है किस विटामिन की कमी से? आंसर है इसका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम जो बाकी आपके ऑप्शन है विटामिन ए, सी और ई, इसको भी हम टेस्ट करते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, आंखों का रोग है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आपको परीक्षा में ये भी आता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, तो आपको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है रासायनिक नाम, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, उसकी कमी से जो है जनन शक्ति विकार रोग हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्रिकेट से है, 2019 के क्रिकेट से। इसमें कहा गया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो अभी जो आपकी परीक्षा अभी जो क्रिकेट की मैच हुई है उसमें आपने याद रखना है कि जो भी प्रमुख प्रमुख जो अवार्ड दिए गए हैं वो कौन कौन से थे। तो इस बार वाले भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपने याद करना है। नेक्स्ट है, आवेशित पिंड, मतलब किसी चीज़ को चार्ज कर दिया जाए अगर, तो उसके द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहता है? जैसे आप मान लीजिए किसी कंघी से अपने बाल में रगड़िएगा अगर आप, और फिर कागज़ पे अगर आप लेके जाइएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल। पेशीय, देखिए पेशीय का मतलब होता है मांसपेशी, तो वो तो लगता नहीं है। अभिकेंद्रीय बल, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं, ये भी इसमें नहीं है। कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। तीसरा है स्थिर वैद्युत बल। चौथा है अपकेंद्रीय बल। इसमें जो है पॉइंट नंबर सी जो आपका है स्थिर वैद्युत बल, ये आपको सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ आइडिया रहेगा कि जो भी नई योजनाएं आई हैं उसको भी आपने कवर कर लेना है और उससे संबंधित आपको प्रश्नों को देखना है। तो इसमें जो है आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है, खाताधारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। और पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं है। तो ये सी नंबर जो इसका सही है कि इसमें जो भी राशि जमा की जाती है उसमें कोई ब्याज नहीं है। तो अभी आप वर्तमान में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं उनके बारे में आप एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो भूगोल से दिया हुआ है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? चार ऑप्शन है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर ही इसका सही आंसर होगा। इसका जो बाकी व्याख्या है वो देख लीजिए आप। अटलांटिक महासागर जो है ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और भूमध्य रेखा इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विभाजित कर देती है। तो अगला प्रश्न भी जो है भूगोल से ही है। प्योर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है प्योर्टो रिको जो है, ये जो खाई है ये अटलांटिक महासागर में है। ये दूसरी सबसे गहरी खाई है और जो पहली वाली है उसका नाम है मेरियाना खाई, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो खाई है ये समुद्र के अंदर में होती है। तो इसकी जो गहराई है वो 8,648 मीटर है प्योर्टो रिको की, जो कि अटलांटिक महासागर में है।
और मेरियाना जो कि प्रशांत महासागर में है उसकी जो गहराई है 11,034 मीटर है। अगला प्रश्न इतिहास से है। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो कॉमन सेंस लगाइए, ए में है, आगरा में है इसका मकबरा। जो उनके पिता थे उनका नाम था मिर्ज़ा गियास बेग और उनकी बेटी थी नूरजहां। आगरा में बनवाया गया था। ताजमहल से इसकी साम्यता है। इसको ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना भी कहा जाता है या बेबी ताज भी कहा जाता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से कि उसके अनुसार में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं को खरीदता है, या एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है, और एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है, मतलब दोबारा बेचने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1980 में हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, वो आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न इतिहास से है कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? इसका सही आंसर जो है वो 100 विनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसमें लगभग 78 अनुयायी थे जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती से दांडी तक उन्होंने मार्च किया था। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में ये हुआ था। 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू हुआ था। अगला है कि प्रोटोजोआ, ये आपको साइंस से आ गया। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? कौन सी बीमारी को वो कैरी करते हैं? पोलियो, मलेरिया, तपेदिक और आंत ज्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो मलेरिया है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसको मच्छर जो है कैरी करता है। मच्छर मादा होती है जिसका नाम है एनाफिलिस मच्छर, ये भी आपने याद रखना है। इसके मुकाबले में जो पेचिश का रोग है, जो दस्त लगता है, ये अफ्रीकन निद्रा रोग है, काला आजार और पायरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। और पोलियो रोग जो है वायरस के कारण होता है, जबकि तपेदिक जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और आंत्र ज्वर जो है, आंत्र ज्वर बुखार होता है जो, वो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की सबसे निचली परत को इनमें से क्या कहा जाता है? जनक शैल, नींव शैल, तल शैल और आधार शैल। इसका जो सही आंसर है वो जनक शैल है, जिसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ये शैल कहते हैं मिट्टी के सबसे निचली परत को कहते हैं शैल। जनक शैल याद रखिए, जनक शैल मिट्टी के सबसे निचली परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में है? तो इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर कहा जाता है। अब ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है, जिसको चोल शासक राजा प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति, मतलब कौन सी रणनीति लगाई थी, उसकी शुरुआत की थी, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीज़नों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बाबर ने तुलुगमा, डी में जो आंसर आपको है, तुलुगमा नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। इसमें सेना को 3 भाग में बांटते थे, सेंटर, राइट और लेफ्ट। और बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ी थी लोदी के खिलाफ, इसमें उसने इस तुलुगमा नामक जो है युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया? ये क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें भी लोकसभा और राज्यसभा में जो मुख्य पद पे हैं बैठे हुए, उनके बारे में ज्ञान रखना है। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हॉपमैन कप जीत का रिकॉर्ड बनाया? तो इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स में मेडल मिलता है, जो भी पुरस्कार मिलता है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए थी। उस बार तो रोजर फेडरर ने हॉपमैन कप को जीता था, तो हमने इस बार पता करना है कि इस बार किसने जीता है और इस तरह के और कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गेम हुए हैं जिसमें कौन कौन सा पदक जीता गया और किसने ज़्यादा बार जीता है, खास करके इस तरह के तथ्यों को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसने प्राप्त किया था? तो ये उस समय का है।
हमें भी इस समय का 2022 का लेके चलिए आप कि 2022 और 23 के बीच में अगर ये जो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है ये किसे मिला है, आप ये गूगल में सर्च मार करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? आप क्वेश्चन के नेचर को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार भी आपने सर्च मारना है। तो उस समय जो हुआ था वहाँ पे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्होंने जीता था। अब हमने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या पोस्टल विभाग ने जो भी कुछ प्रतियोगिता आयोजित की है तो उसके बारे में आपने नज़र रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है आरबीआई बैंकर का बैंक है, नंबर सी, ठीक है, ये जो है आपको सही नहीं है। बाकी आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। और आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये भी सही है। क्षमा कीजिएगा, ये जो डी नंबर है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत है, ये गलत है। आरबीआई बैंकर का भी बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं उनका भी बैंक है और सरकार का भी बैंक है। तो ये डी वाला जो है वो गलत था, सी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र प्राप्त होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये जो उद्यम मंत्रालय है, ये कंपनियों को महारत्न का दर्जा देती है। तो इस बार भी एक कंपनी है इरेडा, उसके बारे में बात चल रही है। तो आपने ये पता करना है, गूगल में सर्च मारिएगा कि इस बार जो है मिनी रत्न और महारत्न, ये 2 पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार का नाम याद रखिए, TX2 पुरस्कार। और इस बार भी बाघों को लेकर के काफ़ी जो है हलचल मची हुई है, बाहर से बाघ मंगाए गए थे, तो उस संबंध में भी आपने जानकारी पूरी रखनी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? इसमें जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उस समय विप्लव कुमार देव थे। अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो मानिक शाह हैं, याद रखिए। तो मुख्यमंत्रियों के बारे में भी आपने जानकारी रखनी है, खास करके ऐसे स्टेट्स के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा कुछ हलचल हो रखा हो। चलिए, अब शुरू हो गया है हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक, शुद्ध वर्तनी के बारे में पता किया गया है कि इसमें से कौन सा सही है, प्रमाणक प्रामाणिक। तो इसमें जो है बी वाला जो है वो ठीक है, प्रा होगा, प्रामाणिक नहीं, प्र में आकार लगेगा, प्रामाणिक। तो प्रामाणिक ये जो आपको दिया हुआ है आपको बी में, वो ठीक है। उसमें भी जहाँ पर मुझे टाइपो मिस्टेक लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए था, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे जो आपको दिया गया है प्रामाणिक, इसमें ठीक है, माँ होगा, ये माँ जो है छूट गया है, तो प्रामाणिक होगा। मौ के बाद भी आकार होना चाहिए। फिर भी अगर देखा जाए तो क्लोजेस्ट में ये सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साधु माला घुमा रहा था। तो माला को घुमाना, माला घुमाने को और क्या कहते हैं? तो माला को फेरना कहते हैं, फेर रहा था। तो ए जो है उसका आंसर हो जाएगा आपको, माला फेर रहा था। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। गलती पकड़ना आपने, त्रुटि नहीं है तो आपने देना है कोई त्रुटि नहीं है। सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे, सरदार भगत सिंह को होना चाहिए, सरदार भगत सिंह ने नहीं होना चाहिए, को होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए आपको कौन सा है, चढ़ना पड़ा सरदार भगत सिंह ने, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये इसमें क्या है, गलत है। अगला है, मुहावरे के सही युग्म का चयन कीजिए। आपको कौन सा मुहावरा सही है वो आपने पकड़ना है। पहला है, आँख में चर्बी छाना, मतलब घमंड से चूर होना। दूसरा है, आग लगाना, मतलब धोखा देना। आँख दिखाना, सुख होना। आँख बिछाना, गुस्से में आना। तो देखिए इसमें नंबर 1 जो है आपको, आँख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना। कहते हैं अच्छा तुम्हारे आँख में चर्बी छा गई है, मतलब घमंड तुमको ज़्यादा हो गया है। तो ये ए जो है उसका सही अर्थ होगा। इसके अलावा जो है ना, आग लगाना, ये किसी को भड़काना होता है। आग लगाना, तुम क्यों आग लगा रहे हो। आँख दिखाना मतलब गुस्सा होना होता है।
और आँख बिछाना या पलके बिछाना जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट के लिए होता है। तो अगले चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एक शब्द देना है आपको पूरे वाक्य के लिए। वाक्य है जो इंद्रियों से न जाना जा सके, मतलब इंद्रिय मतलब जो सेंस से नहीं पकड़ सकते हम, आँख, नाक, जुबान, कान से नहीं पकड़ सकते। तो इसमें अगम है, अगम्य है, गोचर है, अगोचर है। इसमें अगोचर होगा, जिससे हम अपने सेंस से, इंद्रियों से नहीं जान सकते, उसे हम अगोचर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है। तो प्रदूषण की घुलनशीलता चिंताजनक है, प्रदूषण तो कहीं घुलता नहीं है ना। प्रदूषण की विद्यमानता, और प्रदूषण की मिलावट, और प्रदूषण की उपस्थिति। तो इसमें जो सही शब्द होगा वो होगा विद्यमानता, मतलब उसका वहाँ पे उपस्थित होना। लेकिन उपस्थित यहाँ पे लोगों के लिए होता है, प्रदूषण के लिए हम बोलेंगे विद्यमानता। तो गंगा में प्रदूषण की विद्यमानता चिंताजनक है। अगला प्रश्न है, आपको इस सेंटेंस में गलती पकड़नी है। सेंटेंस है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। स्कूल को जा रहे हैं नहीं, स्कूल में जा रहे हैं होगा। देखिए भाग ए में क्या जा रहे हैं, बी में बच्चे, सी में स्कूल को। तो यहाँ स्कूल को नहीं होगा, स्कूल में होगा। तो सी जो है इसमें गलत है, स्कूल में होना चाहिए, या स्कूल को दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो अंडरलाइन किया गया है उसे बदलने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने लिखने जो चॉइस करना है वह आवश्यकता नहीं है। तो ये सेंटेंस है, इस कमरे में केवल दो लोग हैं ना, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। ऑप्शन दिया हुआ है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा है, एक लड़की बैठा है, तो ये गलत है। एक लड़की बैठे है, ये भी गलत है। कई लड़की बैठी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि दो ही लोग हैं तो कई नहीं हो सकता। तो इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इस कमरे में केवल दो लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी है। बहुत ही सही सेंटेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, विलोम से है कि सुमति शब्द का विलोम क्या होगा। सुमति मतलब अच्छे दिमाग वाला, तो इसका उल्टा कुमति है, अल्पमति है, सम्मति है और प्रमति है। तो इसमें जो आंसर है वो होगा कुमति। सु और कु जनरली अपोजिट बताने के लिए लगाया जाता है। जैसे सुख्यात, कुख्यात, मशहूर है सुख्यात, और किसी गलत काम के लिए मशहूर है तो कुख्यात। ऐसे सुमति का आपको जो विलोम होगा वो क्या होगा, कुमति होगा। कुमति मतलब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, जो दिमाग खराब हो गया इसका। प्रश्न है, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द दीजिए। विभीषण नहीं, विभीषण एक आदमी था लेकिन वो उसका शब्द नहीं बन सकता। कुलांगार, कुलीन, कूप, मंडूक। इसमें कुलांगार जो शब्द है वो यहाँ पे फिट बैठता है। कुलांगार कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो अपने कुल का नाश करने वाला व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा है पौ बारह होना। पौ बारह होना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, खूब लाभ होना। इसमें से हमारा जो सी वाला है ऑप्शन वो सही है। ए में प्रिय वचन बोलना, बी में हार जाना, सी में खूब लाभ होना और 4 में बहुत खुश होना। तो पौ बारह होना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना। अगला शब्द है स्पेलिंग से, वर्तनी से। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हासिल, हासिल। तो एक में तालब शो है, एक में मूर्धन्य शो है, एक में दंत शो है। अब सी और डी दोनों में ही दंत शो है, दोनों सही है, लेकिन इसमें एक हर्षिकार है लेफ्ट से, एक में दुर्गईकार है राइट से। तो हासिल बोलते हैं, हासिल नहीं बोलते हैं। सी जो है इसमें सही होगा, हासिल। रिक्त स्थान को भरना है उपयुक्त शब्द से। वो भीख डैश गुजारा करता है। तो वो भीख फेंक कर गुजारा करता है, वो भीख देकर, भीख बांट कर, भीख मांग कर। तो भीख मांग कर। तो डी जो है इसमें नेचुरली बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भीख मांग कर गुजारा करता है। अगला है विलोम चुनना है आपको। अस्वीकार का उल्टा क्या होगा। अस्वीकार का उल्टा होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 है, अपकार, अनुदार्य, अनुदत्त और अंगीकार। अंगीकार होगा, स्वीकार कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, अंगीकार करना इसका सही विलोम है। और स्वीकार का उल्टा अंगीकार करना। अगला प्रश्न है पर्यायवाची, मतलब आपको सिनोनिम्स देना है। सेम टू सेम कौन सा वर्ड है। तीज का पर्यायवाची क्या है, सर, शर, कर, नाव। सर और शर में देखिए इसमें एक है, इसमें जो है आपको आंसर तलब शर होगा। तीर के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि बाण बोलते हैं हम, सायब, शीलिमुख बोलते हैं, अशुभ बोलते हैं, नाराज बोलते हैं, और एक शर बोलते हैं, तलब शो और रॉ। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरना है आपने उपयुक्त शब्द से। कश्मीर में विद्रोहियों का क्या था, विषाद था, आतंक था, कंप था, त्रास था।
तो कश्मीर में विद्रोहियों का आतंक था, इसीलिए उन्हें आतंकवादी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिसके मन में दया का अभाव हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द बताइए। दयावान, यहाँ दया का अभाव कहा जा रहा है, मतलब दया नहीं है। तो दयावान में तो दया होती ही है, दया भाव में भी दया होती है, निर्द्वंद नहीं होगा और निर्दय होगा। निर्दयी है वो, निर्दय मतलब जिसके दिल में दया नहीं है। तो डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है कि किस भाग में त्रुटि है? सेंटेंस है आपको, वाक्य है, वो तस्करी करते पकड़ा गया। तो तस्करी नहीं होता है ना, तस्करी होता है, दंत स्व होता है। तो तस्करी वाला जो पार्ट है बी है, उसमें आपको इसमें गलती है, बाकी पूरा सेंटेंस आपका सही है। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द बताना है आपको विष्णु का। विष्णु का समानार्थी क्या होगा? तापस, गिरीश, गोविंद, शंकर। तो ये सभी जानते हैं, गोविंद जो है गोविंदा भी कहते हैं। तो गोविंद जो है वो विष्णु का समानार्थक है। और इसके अलावा और भी समानार्थक शब्द हैं विष्णु के लिए। कमलाकांत कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, उपेंद्र कहते हैं, नारायण कहते हैं, दामोदर कहते हैं, पीताम्ब, चक्रपाणी, जनार्दन, कन्हैया। तो इस तरह के शब्द जो है वो विष्णु के जो है समानार्थक हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में कौन सा पार्ट गलत है? अगर नहीं है तो बताना है आपने कि बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस है, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। तो इसमें कौन से पार्ट में गलत है आपने बताना है। तो इसमें देखिए, पूज्य में जो है जॉय संयुक्त है, तो ये जॉय संयुक्त नहीं होगा। पूजनीय में सिंपल जॉ होगा, आपको जॉय संयुक्त नहीं होगा। परम पूज्य लिखेंगे तो ठीक है, आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पूजनीय है तो इसमें जो है आपको बी देखिए, पूजनीय गुरुजी, ये सही है, बाकी जो है गलत है। बी ऑप्शन सही होगा, इसमें पूजनीय गुरुजी होगा। आपको ये बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन से दिया हुआ है आपको। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपने भरना है। तो एक आप कॉम्प्रिहेंशन है, एक आपको दिया गया कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो लिखा हुआ है वो है, विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है? इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि नंबर 1 में डैश के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्थ सभ्यों की डैश कहने लगे हैं। आगे है, सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत डैश बची है, उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उनकी बर्दाश्त के बाहर है और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस डैश युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपनी कीमती डैश को क्यों बर्बाद कर रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि एक नंबर में क्या होगा। एक नंबर में आपको 4 ऑप्शन है, दर्शन, कला, विज्ञान और अध्यात्म। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें। एक नंबर में आपको दिया हुआ है कि डैश के प्रेमी, दर्शन के प्रेमी, कला के प्रेमी, विज्ञान के प्रेमी, जिसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्थ और सभ्यों को। तो नंबर 1 का जो आपको आंसर होगा वो होगा विज्ञान। ये विज्ञान के बारे में जो है एक तरह से तंज कहा गया है। तो विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, ये यहाँ पे होगा। नंबर 2 सभ्यों काव्य को अर्थ असभ्यों की कहने लगे हैं। नंबर 2 में आपको हुआ है ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर जो 22 आपको दिया हुआ है, इसमें है कि महफिल, शरारत, बुद्धि और वाणी। तो इसमें जो है डी होगा वाणी। अब देखिए वाणी कैसे होगा, अर्थ सभ्यों की वाणी कहने लगे हैं, काव्य को अर्थ और सभ्यों की वाणी कहने लगे हैं। अब आइए नंबर 23 प्रश्न में। 23 बोल रहा है कि 3 में क्या होगा। 3 के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हरियाली, खुशहाली, नीलिमा, संपदा। तो 3 नंबर में दिया हुआ है बची है, तो हरियाली बची है ना, खुशहाली नहीं, हरियाली के बारे में है। क्योंकि नीचे जो है वर्ड आया नखलिस्तान का, एक छोटा नखलिस्तान, तो नखलिस्तान का उल्टा जो है हरियाली होता है। तो हरियाली बची है, उसका एक छोटा नखलिस्तान भी उनके बर्दाश्त के बाहर है और वह सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस अब युग के बारे में। तो 4 में देखिए कौन सा युग आएगा। 24 में आपको दिया है बौद्धिक, मानसिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। तो इस बौद्धिक युग में भी, तब दिमाग वाले में भी है ना, मनुष्य ऊषा और सितारों की ओर देखता हुआ, सूरज और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती को क्यों बर्बाद कर रहा है। कीमती क्या होगा, समय होना चाहिए 25 में, तो वक्त दिया हुआ है ना, कीमती वक्त ए आपको इसमें सेट होगा 5 नंबर वाले। तो ये था, हमने एक पूरे एग्ज़ाम का जीके जीएस और जो उसका हिंदी था वो हमने कवर कर लिया है। अब अगले
चैप्टर अगले बार हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसी 2021 में 2/12/2021 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, दूसरी जगह परीक्षा हुई थी, उसके पेपर को हम पूरा देखेंगे। उसमें से जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को लेंगे। तो इसमें जितना भी हमने टच किया, और कई ऐसे प्रश्न थे जो उस समय के हिसाब से पूछे गए थे, तो आपको उस प्रश्न को अपने समय के हिसाब से उसका आपने जो करंट अफेयर्स है वो आपने चेक कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी जो लड़के कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू। जय हिंद। अल्फ़ा डिफेंस कैरियर एकेडमी की तरफ से ये वीडियो आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पढ़िए और आगे बढ़िए और नौकरी लीजिए।